हेलो दोस्तों। आरआरबी जेई सीवीटी 2 डे 3 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज आप देख ही पा रहे होगे, हम डे 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी डे 1 और डे 2 नहीं देखा है वो जाके मिशन जेई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पे। और मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिशन जेई की डे 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मैंने लिखा हुआ है जेई है, जेई बनाएंगे, तो मैंने जेई का क्वालिफाई करा हुआ है एग्जाम, तो मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 101, 101 इसलिए क्योंकि हमने जो डे 1 में 50 क्वेश्चन करे थे, डे 2 में फिर हमने 51 से लेकर 100 तक करे थे, तो अब डे 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 101 से शुरू है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो आप देख लो, मैं आई टैब में भी यहाँ पे अगर आपके आ रहा होगा वहाँ से देख लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मिशन यही शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है द क्वेश्चन नंबर 101 है द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट hints at the fact that no heat engine can have efficiency equal to 100% is the। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है जिसमें हमारा सिर्फ जो 100% एफिशिएंसी दे देगा। ठीक है, बेसिकली तो जब हम बात करते हैं हम सेकंड लॉ की, तो हम उसमें क्या बात करते हैं, हम हीट इंजन की बात करते हैं। किसने दिया था ये? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, केल्विन हमारा देते हैं हीट इंजन का, जिसमें हमारी एनर्जी की सब क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, एक, ठीक है, एक रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर TH हम बोल देते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होता है, एक इंजन होता है जो कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है। और एक क्या होता है हमारा, सिंक टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या होती है, हीट आ रही होती है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्ट हो रही होती है बेसिकली। ये हमारा इंजन है। तो इसमें पूछ रहा है द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स दैट हिंट्स एट द फैक्ट दैट नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। तो बताइए, इसकी एफिशिएंसी हम जिन निकालते हैं, तो एफिशिएंसी इसकी क्या रखते हैं भाई? हमने हीट दी थी, इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट होता है। ठीक है, और इनपुट कितना निकला है हमारा वर्क डन, तो TH ओवर TL होता है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी इस तरह से दिया जाता है। लेकिन ये 100% कब होगी, ये 100% कब होगी लेकिन, फॉर ओनली कार्न नोट इंजन के लिए। जब हम कार्न नोट करते हैं, जिसे हम आइडियल इंजन भी बोलते हैं, उसके लिए 100% होती है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन देता है हमें? सेकंड लॉ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरल। ठीक है, रेलवे में बहुत ही सिंपल बेसिक आते हैं। ठीक है, लेकिन अब बहुत बार से क्या हो रहा है कि बहुत से एग्जामों में पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले वन लाइन में क्वेश्चन पूछे, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने भी इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐड करे हैं इसमें, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। आइडेंटिफाई द साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ द TH डायग्राम सोन बिलो। देखो ये TH डायग्राम दे रखा है, टी ए है आपका, ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस है, और ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिया हुआ है, ये इस तरीके से है। बना देता हूँ मैं। ये हमें बताना है कि कौन सी साइकिल का हमारा TH डायग्राम है। तो आप पता चल गया होगा आपको देखने से ही, इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अब बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इस तरीके से साइकिल जा रही है। ये आपका डायग्राम है। अगर आपको पता चल गया है तो इसमें कमेंट में बताइए। आपको पता है टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किस में आते हैं, किस में आते हैं? आपकी पेट्रोल साइकिल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटो साइकिल बोलते हैं। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3, ऑटो साइकिल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको इसका पीवी डायग्राम भी पता होना चाहिए। पीवी डायग्राम किस तरह से बनता है? ठीक है, पीवी डायग्राम पता होना। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं, वन एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से बनता है ये क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है और वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है,
इस तरीके से जारी होती है। यहाँ पे हीट एडिशन होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्यू इन हो रहा है और यहाँ पे क्यू आउट होता है, ठीक है। तो यही दर्शाया गया है, ठीक है, ऑटो साइकिल और बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द फ्रेंचिस टरबाइन ऑपरेट। तो बेसिकली हमने टरबाइन का पूछ रहा है कि फ्रेंचिस टरबाइन हम यूज करते हैं मीडियम हेड के लिए, मीडियम डिस्चार्ज के लिए, हाई हेड के लिए, हाई डिस्चार्ज के लिए, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए, या लो हेड या हाई डिस्चार्ज के लिए। तो आपको पता है एक होती है आपकी पेल्टन, ठीक है, एक होती है आपकी फ्रेंचिस और एक होती है आपकी कैपलान। हम पेल्टन किस लिए यूज करते हैं बताइए जल्दी। हेड और डिस्चार्ज की बात कर लें तो, ठीक है, पेल्टन किसके लिए करते हैं हम, हाई हेड के लिए, और डिस्चार्ज क्या होता है इसमें, लो। फ्रेंचिस होती है मीडियम हेड के लिए और डिस्चार्ज क्या होता है इसमें, मीडियम। दोनों चीज में मीडियम होती है। इसमें होता है लो हेड के लिए और हाई डिस्चार्ज के लिए। तो अब आपको बताओ फ्रेंचिस टरबाइन के लिए कौन सा होगा आपका, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज। ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है द शियर स्ट्रेस एट द आउटर सरफेस ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट डायमीटर डी एंड टॉर्क टी इज। बेसिकली हमें एक शाफ्ट दी हुई है, सॉलिड शाफ्ट है इस तरीके से, ठीक है, ये है। तो इसमें हमें निकालना है कि इस तरह से शाफ्ट दी हुई है, ठीक है, पहले शाफ्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये इसका सेक्शन एरिया दे दिया मैंने इधर को ऑपरेट करके, ये इसका सेंटर है। तो बोला शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस ऑफ द सॉलिड वॉल डी एंड टॉर्क टी। बताइए यहाँ पे यहाँ पे आपका टाउ कितना होगा, हमसे पूछ रहे हैं टाउ कितना होगा। तो आपको पता है टाउ मैक्स के फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड शाफ्ट के लिए, 16 टी ओवर पाई डी क्यू। ये होता है आपका सॉलिड शाफ्ट के लिए। अगर मैं यही होलो शाफ्ट का पूछा तो क्या हो जाएगा, 16 टी पाई डी नॉट क्यू 1 - k⁴। फिर के क्या होता है आपका, ये होता है आपका डी इंटरनल ओवर डी आउटर जो कि <<1 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका होलो शाफ्ट के लिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है तो बता दो कौन सा होगा। ऑप्शन टू इज करेक्ट हो जाएगा, 16 टी ओवर पाई डी क्यूब, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ए हेलाइट टॉर्च इज। देखो हेलाइट टॉर्च हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारा हेलाइट टॉर्च कहाँ यूज होता है आपका, रेफ्रिजरेंट में, ठीक है। जब हम रेफ्रिजरेशन पढ़ते हैं आरएसी तो उसके टाइम हम हेलाइट टॉर्च का यूज करते हैं। तो अब देख लेते हैं, सुपर हीटिंग द वेपर रेफ्रिजरेंट नहीं, डिफ्रोस्टिंग ऑफ द कूलिंग कोइल नहीं, फैसिलिटिंग बेटर लुब्रिकेशन इन द रेफ्रिजरेशन नहीं, डिटेक्टिंग लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट हाँ। ये किस लिए यूज होता है आपका, जब आपका कोई लीकेज हो जाता है कॉइल में, और सॉरी रेफ्रिजरेंट में, तो इसके लिए हम हेलाइट टॉर्च का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। सरफेस टेंशन कैन आल्सो एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो सरफेस टेंशन की बात करें, इसे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा क्यों होता है ये, किसकी वजह से होता है, ओनली कोहेसिव फोर्स की वजह से, ओनली कोहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स ओवर लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन ओवर मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट हो जाती है। अगर मैं इसको दोबारा से लिख दूं, इसको मैं लिखूंगा न्यूटन इंटू मीटर, और मीटर नीचे, सॉरी, अगर मैं इसको मीटर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा अपना, न्यूटन मीटर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है अपना जूल ओवर मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट ये भी होती है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कैसे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये तो बिल्कुल ठीक है।
एरिया पर यूनिट लेंथ नहीं होगा, टोर्सन भी कोई काम नहीं है, वेलोसिटी का हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 1 इज करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो, इसको भी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइडेंटिफाई, देखो इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा बबल फॉर्मेशन कौन करवाता है, बबल और स्पेरिकल ड्रॉप, ये भी रेलवे पूछ लेता है कई बार। तो इसका कारण भी किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। 107 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आइडेंटिफाई, कोचरन बॉयलर है, लामाउंट बॉयलर है, कॉर्निस बॉयलर है और लोकोमोटिव बॉयलर है। देखो, कोचरन बॉयलर कौन सा है आपका, फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। लोकोमोटिव भी कौन सा आपका, फायर ट्यूब है। कॉर्निस क्या आपका, फायर ट्यूब है। लामाउंट बॉयलर कौन सा है आपका, वाटर बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ऑड वन बताना है हमें, यही होगा। देखो, आपको अगर बॉयलर का कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो आप बॉयलर का क्लासिफिकेशन देख लेना, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, रेलवे कुछ भी पूछ लेता है आपसे, कहीं से भी कुछ भी कोई भी डाटा पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, तो इसका बस आप क्लासिफिकेशन देख लो, सिंपल, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन देख के चले जाओ उसका, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन 108 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ आर्क वेल्डिंग एलिमेंट इक्विपमेंट इज कंज्यूमेबल, बताइए। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे क्या होता है, एक वर्क पीस होता है, ठीक है। ये हमारा वर्क पीस है। अब यहाँ एक होती है इलेक्ट्रोड, एक तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रोड। और ये क्या होता है, एक पावर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं। इसको करता हूँ मैं इस तरह से कनेक्ट, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट हो गया यहाँ से पावर सप्लाई से, और एक यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होती है, एक आर्क बनती है करंट की वजह से, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ बेल्डिंग होती है इस तरह से, ये क्या होती है, आर्क, ठीक है। अब हमसे बोले कि कंज्यूमल कौन सा होगा, देखो, इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, ये होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर यहाँ पे, इसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है इस तरह से, तो ये तो नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रिकल केबल्स नहीं, ये भी कंज्यूमल नहीं होगा भाई, ये भी कंज्यूमल नहीं होगा। एसी ट्रांसफॉर्म नहीं, सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रोड कंज्यूमल होगा। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या है तेरा, इलेक्ट्रिक केबल है, और ये क्या है तेरा, इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है। पावर सप्लाई है ही, तो सिंपल आपको क्या, इलेक्ट्रोड कंज्यूमल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.8। आपको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। ये कितना दिया हुआ है आपका, 0.8। हमें बोला है व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से, एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर ले हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अब आपको पता ही होगा भाई, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या हो जाता है, लिक्विड के केस में क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने इसकी एस की वैल्यू निकल जाएगी। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, भाई हमें दिया हुआ है 0.8, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0.8, ये दिया हुआ है, ठीक है। इजिकल टू डेंसिटी ऑफ निकालनी है हमें लिक्विड की, कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ द स्टेट लिक्विड कितनी होगी, 1000। तो यहाँ से निकल जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी आ गई, 800 kg पर मीटर क्यूब, ये आ गया डेंसिटी। अब बात कर ले हम दूसरे टर्म, जो हमें निकालना है, हमें निकालना है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है भाई, वेट ओवर वॉल्यूम एट 40 डिग्री। तो ये हमें नोटिस नहीं करना भाई, 40 डिग्री पे सेम वही होगा, इसमें टेम्परेचर को लेना देना तो है नहीं, ठीक है। वेट को हम क्या लिखते हैं, एम जी ओवर वॉल्यूम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जी को
ठीक है, इस वाले को क्या बन जाएगा हमारा, मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा जी। तो सिंपल अपने को डेंसिटी पता है 800 kg पर मीटर क्यूब इंटू, अगर हम ले 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आना चाहिए हमारा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी फटाफट कितना आना चाहिए भाई। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट दोनों जीरो गया, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 9 जा 72 एंड 6 78, तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो गया यहाँ पे। देखो इतने सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के, सिंपल हमने वही लगाया और होगा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 110 देखते हैं। In a fluid, if the inertia forces are very very large compared to the viscous force, then the type of fluid is called as। अब पहले आपको बात इसमें बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, इनर्शिया फोर्स अगर वेरी वेरी लार्ज हो जाए आपके विस्कस फोर्स से, तो बताओ कौन सा फ्लो होगा, उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे। तो भाई जैसे आपको पता है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको उसके लिए, रेनॉल्ड्स नंबर का, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या होता है, इनर्शिया फोर्स ओवर विस्कस फोर्स, ठीक है। इसे लिख लो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्या है, एक डायमेंशन लेस है, ठीक है, क्वांटिटी। अब देखो एफ आई हमें दिया है बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है वी से, तो देखो अगर इसको हम एफ वी को नेगलेक्ट कर दें तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है आपका इनर्शिया फोर्स से, ठीक है। अब इनर्शिया फोर्स क्या होती है आपकी, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब जब एक्सीलरेशन हमारा बढ़ेगा, तो जब एक्सीलरेशन बढ़ेगा हमारा, तो हमारी स्पीड, फ्लो की स्पीड भी बढ़ेगी भाई, फ्लो पार्टिकल के या फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा अपना, टर्बुलेंट हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसका, टर्बुलेंट फ्लो इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन assertions एंड रीजन लिस्टेड बिलो। देखो एसर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, हमें बताना है कि दोनों में से ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे या क्या है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, पहले एसर्शन दिया हुआ है कि डैम वॉल्स आर मेड थिकर एट द बॉटम ऑफ द एज। कहने का मतलब कि हम कोई डैम बना रहे हैं तो इस तरह से हम बनाते हैं बेसिकली, तो इस तरह से हम थिकर बना रहे हैं, ठीक है। थिकर मतलब नीचे से मोटा बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक। ये दीवार है, ये है, ठीक है। रीजन बोल रहा है प्रेशर ड्यू टू वाटर इज हायर एट द बॉटम। अब देखो भाई पानी की बात कर लें यहाँ पे, ये पानी का, ये पानी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता होगा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, राइट। यही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो यही है कि जितना ज़्यादा हमारा डेप्थ बढ़ता जाएगा भाई, ये एच मान लो इसको, अगर इसको अगर हम एच माने हाइट को, ठीक है। तो भाई पहले यहाँ प्रेशर था P1, फिर यहाँ है P2 है, फिर यहाँ है P3 है। तो जो P3 होगा वो ओबियसली P2 से ज़्यादा होगा और P1 से ज़्यादा होगा, कहने का लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है प्रेशर एज कम्पेयर टू ये, तो भाई सही बात बोल रहा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ ए एंड आर, अच्छा एंड ए, ठीक है, तो एंड कर लो, ए एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा भाई। सही बोल रहा है ना, पीछे नीचे क्यों बनना, क्योंकि भाई प्रेशर ज़्यादा हाई हो रहा है नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 112 लिखते हैं। इन ए हॉट वर्किंग प्रोसेस मेटल्स आर फॉर्म्ड एट द recrystalline temperature, above the recrystalline temperature, below the recrystalline temperature, at the recrystallization temperature। तो बताओ हॉट वर्किंग कब होती है अपनी,
हॉट वर्किंग कब होगी अपनी, जब हम अबव करेंगे, ठीक है। और अगर बिलो की बात करें तो कब हो, उसको बोलते हैं हम कोल्ड वर्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबव। जब हॉट की बात करें तो अबव, ठीक है, रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हॉट वर्किंग में क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो ग्रेन्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं, टूट के न्यू ग्रेन्स के फॉर्म में बनते हैं, वेरी फाइन ग्रेन के फॉर्म में, ठीक है, फाइन ग्रेन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम 4 लीटर टू 2 लीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दी हुई है 4 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दी है हमें 2 लीटर। इफ द इनिशियल प्रेशर P1 हमें दिया हुआ है 2 atm, बेसिकली हमसे P2 पूछा है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट, भाई आइसोथर्मली का टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हमें पता है भाई पी वी इजिकल टू होता है आपका MRT, इक्वेशन होता है यहाँ से। अब टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ से, तो पी वी इजिकल टू कांस्टेंट दिया है, तो हम लिखेंगे P1 V1 इजिकल टू P2 V2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो अगर हम P1 लिखें यहाँ पे और P2 वहाँ लिखें, तो यहाँ हो जाएगा आपका V2/V1। P1 कितना है हमारा 2 atm है, P2 हमें निकालना है, V2 कितना है हमारा 2 लीटर है, और V1 कितना है 4 लीटर है, ठीक है। अब इससे काटने के लिए लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स गया, तो यहाँ से P2 निकल जाएगा हमारा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4 atm इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ था ऐसे न्यूमेरिकल लाएंगे RRBJ में, अगर आपको पता है फॉर्मूले तो आराम से आप इजीली कर लोगे, तो इसलिए फॉर्मूले तो पढ़ के ही जाने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स वायलेट्स द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब देखो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझ लिया था। तो बेसिकली अपना TS था यहाँ पे, यहाँ से अपना इंजन था जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा था, और आपका सिंक टेम्परेचर, ठीक है, ये था। इसको हमने बोला था एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अब उसमें बोल रहा है विच ऑफ द मशीन वॉयलेट्स द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो इसकी जो होती है, क्या होती है, परपेचुअल मोशन मशीन, जो सेकंड टाइप की होती है, ठीक है, वो आपकी क्या करती है, वॉयलेट करती है इसको, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। वो ये क्या कहती है कि जितनी भी हमारी ऊपर से एनर्जी आ रही है, ये क्या कहता है, जितनी भी हमारी ऊपर से एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है अपनी इंजन में, वो क्या कर रहा है, सारी एनर्जी हमारा वर्क में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जो हमारे TL पे जो सिंक टेम्परेचर है वहां पे कोई एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो लॉस होगा हमेशा, ठीक है। कोई भी साइकिल ऐसी नहीं कि भाई जितनी हमारी हीट हम दे रहे हैं उसको डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो इसको वोलेट करता है PP2। अब PPM को कौन वोलेट करता है, मतलब PPM1 किसको वोलेट करता है, फर्स्ट लॉ को, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। द कास्टिंग प्रोसेस डेट एम्प्लॉयज अ परमानेंट मेटल और सिरेमिक मोल्ड इज। बताइए, डाई कास्टिंग होगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होगा, सैंड कास्टिंग हो, या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो। तो बताइए परमानेंट मोल्ड किसमें बनता है, भाई परमानेंट मोल्ड होता है आपका डाई कास्टिंग में, इसलिए किस लिए होती है, मास प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। ये किसके लिए होती है, परमानेंट मोल्ड होते हैं इसमें, ठीक है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं कई बार, ठीक है। बाकी ये दोनों आते हैं आपके टेम्परेरी, टेम्परेरी मोल्ड में आते हैं, ठीक है ये। और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी आपकी परमानेंट कास्टिंग ही होती है एक तरह से, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स आते हैं, एक सेमी हो गया, एक फुली हो गया, ठीक है, इस तरीके से एक सेंट्रीफ्यूगिंग होगा,
इस तरीके से पार्ट आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 डाई कास्टिंग इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो देखो, कॉलम ए में दिया हुआ है मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और कॉलम बी में उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं। बेसिकली हमें फॉर्मूले मैच करने हैं, कौन सी एफिशिएंसी कौन। तो जब हम आईसी इंजन पढ़ते हैं, ठीक है, आईसी इंजन पढ़ते हैं तो इन सब एफिशिएंसी को हम जानते हैं आईसी इंजन में। ठीक है, तो सबसे पहला हो रहा है एन मैकेनिकल। एन मैकेनिकल को मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है आपकी? इंडिकेटेड पावर ओवर ब्रेक पावर। ठीक है, तो ए तो ये हो गया। बी कौन सी होगी आपकी? एन थर्मल। एन थर्मल कौन सी होगी आपकी? इंडिकेटेड पावर ओवर फ्यूल पावर। भाई कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा इंडिकेटेड पावर कितनी जनरेट हो रही है। मैकेनिकल वही होगा कि भाई हमारी कितनी ब्रेक पावर निकल रही है। ठीक है, इंडिकेटेड पावर में। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि भाई रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे एक मिस्टेक है हमारा। इसको होना चाहिए आपका ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। भाई इतना ही तो हमारा निकल रहा है ना। और सी कितना होना चाहिए आपका? अगर हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें तो कितना होना चाहिए आपका? एक्चुअल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एन में। इसमें ऑप्शन गलती होगा, ये होना चाहिए आपका रेशियो ऑफ दी ब्रेक पावर और इंडिकेटिव पावर। ठीक है, अब देखो इसका ए का कौन सा मैच हो गया? ए का तो हो गया 1। ठीक है, 2 का हो गया आपका 3 और 3 का हो गया आपका 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ए का 1 है, बी का 3 है, ये सी। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। Among the following impeller arrangements, which impeller of the centrifugal pump offer the maximum efficiency? बताओ, बहुत बहुत बार पूछा जाता है कौन से कर्व ब्लेड मतलब कौन से कर्व ब्लेड लगानी चाहिए हमें? बैकवार्ड लगानी चाहिए, रेडियल लगानी चाहिए, फॉरवर्ड या स्ट्रेट ब्लेड? तो भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बेसिकली हम कौन सा यूज करते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में? बैकवर्ड कर्व ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका एक डायग्राम भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे बीटा होता है आपका 90 डिग्री से ज्यादा, ये होता है आपका बीटा इजिकल टू 90 डिग्री, और ये होता है आपका बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ लेगा तो इसे बोलते हैं हम रेडियल ब्लेड, इसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड ब्लेड। ठीक है, और यहाँ इसे बोलते हैं हम बैकवर्ड। ठीक है, तो अपना ये क्या देता है? ये वेस्ट होता है। ठीक है, इसको हम लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। डैश प्रेशर इज मेजर्ड एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड व्हिच इज नॉट मूविंग। अच्छा बताओ कौन सा होगा? डिफरेंशियल होगा, हाइड्रोस्टेटिक होगा, मैग्नेटिक होगा, या एटमॉस्फेरिक होगा? तो बात करें जैसे हमारे ये हमारे इसके अंदर एक टब है, उसके अंदर क्या हमारा वाटर है। अब इसमें क्या है हमारा? कौन सा प्रेशर होगा इसमें? प्रेशर कौन सा होगा इसमें? जो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, ये रखो पानी में जो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे? वो करता है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है भाई, हाइड्रो प्लस स्टेटिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। स्टेटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वाटर एट रेस्ट पे कौन सा प्रेशर होता है आपका? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। A cylindrical pipe of diameter 1.5 meter and thickness 1.5 centimeter is subjected to internal fluid pressure of 1.2 Newton per millimeter square. Determine the longitudinal stress developed in the pipe. देखो इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। बेसिकली आपको एक आपका होता है हुप स्ट्रेस। ठीक है,
और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडल। अब हमसे बोला है, सही से लिख देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका पी डी अपॉन 4t, और इधर होता है आपका पी डी अपॉन 2t, ठीक है। तो अब बात करें हम, हमें निकालना है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस। तो देखो हमें पी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, ठीक है। हमें सिंपल लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस निकालना है, तो लिखेंगे पी की वैल्यू कितनी है 1.2 न्यूटन और मिलीमीटर स्क्वायर। डायमीटर कितना है अपना 1.5 मीटर। मीटर है तो इसको मिलीमीटर में करेंगे, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1000 मिलीमीटर, ठीक है। नीचे कितना है अपना 4 टाइम्स ऑफ टी कितना है अपना, ठीक है, ये लिख लिया। टी कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 1.5 इंटू 10 मिलीमीटर। अब हमें मिलीमीटर में आंसर निकालना है, तो मैंने सब वैल्यू मिलीमीटर में रख ली। अब सिंपल इसको काटना है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, ठीक है। बेसिकली ये 15 से 15 गया है यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गई। अब इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, इस वाले जीरो से एक जीरो ये कट गई। तो यहाँ कितना बचा क्लियरली, यहाँ बचा 12, ठीक है। 1 मिलीमीटर से ये वाला मिलीमीटर भी काट दो, ठीक है। न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कितना बचा ऊपर 10 और नीचे कितना बचा 4, ठीक है। अब बेसिकली 4 से अगर इसे काटेंगे हम तो 3, तो आ जाएगा यहाँ से 3 × 30 न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर। देखा कितना सिंपल है, कुछ था। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर लोगे। इतना बहुत डेप्थ न्यूमेरिकल नहीं आते, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं आरआरबीजे में, ठीक है। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पीपीटी बनाता हूँ फिर सॉल्व कराता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और भी बच्चे देख सकें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेक्ट दैट वुड नेवर ऑकर इन ए सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो देखो भाई, कौन सा डिफेक्ट आ सकता है, क्रैक आ सकता है ओब्वियसली, ठीक है। स्लैग इंक्लूजन, मतलब जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। पोरोसिटी, आपका गैस का ट्रैपमेंट हो जाता है, लेकिन टंगस्टन इंक्लूजन हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन असर्शन ए एंड रीजन आर लिस्टेड बिलो। अब देखो ये आ गया, कंपाउंड इज डन ऑन इन द टरबाइन, कंपाउंडिंग इज डन टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग ऑफ द टरबाइन। देखो जब हम स्टीम टरबाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी स्पीड होती है, मतलब हमारा, हम एक नोजल लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से नोजल आती है, नोजल क्या करती है, हमारे प्रेशर को ड्रॉप करती है, वॉल्यूम को बढ़ा, ओ सॉरी, वेलोसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होती है, बहुत ही स्पीड, बहुत हाई स्पीड की वेलोसिटी आती है। अब मैक्सिमम जब हम बात करते हैं नोजल से, ठीक है, जब हमारी यू होती है वो क्या होती है, v/2 होती है। मतलब यू क्या होता है अपना, ब्लेड की स्पीड। यू क्या होता है आपका, ब्लेड स्पीड, ठीक है। और v क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, ठीक है। मान लो कि मेरी वेलोसिटी है 10,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरा u हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 5,000, 5,000 मीटर पर सेकेंड। भाई इतनी स्पीड है, अगर मैं यहाँ से n निकालूंगा, मतलब u क्या होता है मेरा, πd/n/60 होता है बेसिकली। अगर मैं यहाँ से n निकालूंगा तो n मेरा समथिंग कितना आएगा यहाँ से, भाई कम से कम लगभग 3,000 आएगा, ठीक है, रोटेशन पर सेकंड। तो इतना हमारा बहुत मतलब हाई स्पीड होता है, तो इतना रोटेशन हमारी पर सेकंड ब्लेड की पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं टरबाइन में। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग, कि हमारी टरबाइन धीरे धीरे आए, मतलब धीरे धीरे स्टीम आए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब कि भाई पहले नोजल लगाया, फिर हमने मूविंग ब्लेड लगा दिया, फिर हमने फिक्स ब्लेड लगा दिया, फिर हमने मूविंग ब्लेड लगा दिया,
ठीक है, फिर फिक्स ब्लेड लगा दिया। इससे क्या होता है कि वेलोसिटी यहाँ से आएगी, हाई स्पीड वेलोसिटी आएगी, फिर अपनी वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, फिर अपनी वेलोसिटी फिर कम होगी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से हमारा धीरे धीरे स्पीड हमारी नॉर्मल आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। तो कंपाउंडिंग इज डन ऑन द टर्बाइन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोला कंपाउंडिंग इज डन टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग ऑफ द टर्बाइन, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे इसमें, ट्रू हो जाएंगे। इसे भी एंड कर लेना, ठीक है, एंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग assertions related to drilling is true? अब ड्रिलिंग की बात कर लें। ड्रिलिंग इज प्रोसेस दैट यूज ए हैमर टू मेक अ होल इन द वर्कपीस, नहीं। ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस दैट यूज ए नॉन रोटेटिंग टूल टू मेक अ होल इन ए वर्कपीस, नहीं। ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस दैट यूज ए सॉ टू मेक अ होल इन द, नहीं। ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेज अ रोटेटिंग टूल टू मेक अ होल इन द वर्कपीस, भाई बिल्कुल ठीक है भाई, हमारी ड्रिल होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से ड्रिल होती है ना, ये पॉइंटिंग होता है यहाँ पे, और ये हमारा वर्क पीस होता है जिसमें होल होता है हमारा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से होल होगा, तो भाई ये रोटेट करता रहता है ना कंटिन्यू। तो ये तो है ड्रिलिंग इज प्रोसेस दैट यूज ए रोटेटिंग टूल टू मेक अ होल इन अ वर्क पीस, तो ये क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। अ ड्रिल बिट ऑफ डायमीटर 25 mm हैज कटिंग स्पीड 15.7 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द ड्रिल। सिंपल एन निकालना है आपको, ठीक है। आपको सिंपल पता है टाइम क्या होता है आपका, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा ना यहाँ पे, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से करना है, आपको एन निकल जाएगा। तो ये मैं आप नहीं करा रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में मुझे बताना, ठीक है। आंसर, कमेंट योर आंसर, ठीक है। ये मुझे आप बताइए करके, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। देखो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीडिंग दी हुई है आपको, स्पीड है आपके पास, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, आपको सिंपल निकालना है, ठीक है, स्पीड ऑफ द रोटेशन। तो आप निकाल सकते हो, वी वी भी निकालते हैं, पाई डी एन बाई 60। तो इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा बेसिकली। आपको तो वी पता है, यहाँ पे डी दिया हुआ है, आपको एन आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, ठीक है, इससे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। Carbon steel contains a carbon percentage of about 0.21%. The possible type of carbon steel is, बोल रहा है एक कार्बन स्टील है जिसमें क्या है, कार्बन आपका 0.21% है, तो कौन सा होगा आपका, अलोय स्टील होगा, आपका स्टेनलेस स्टील होगा, या माइल्ड स्टील होगा, या मीडियम कार्बन स्टील होगा, ठीक है। तो देखो माइल्ड स्टील में कितना होता है आपका, अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो कितना कार्बन होता है इसमें, लगभग आपका 0.15 से 0.3% तक। मीडियम की बात करें, सॉरी, ठीक है, लो कार्बन स्टील की बात करें, आपको होता है 0.15 से 0.30। मीडियम की बात करें, आपको होता है 0.3 से 0.8%। और हाई कार्बन स्टील की बात करें तो ये हो जाता है आपका 0.8 से 2.1% तक, ठीक है। और यहाँ मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, 0.15 तक होता है, अप टू 0.5 या बिलो बोल सकते हैं, ठीक है, परसेंट ऑफ द कार्बन माइल्ड स्टील में, जिसे हम डेड माइल्ड भी बोलते हैं, डेड माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें होता है आपका 0.7% से 0.9% तक, ठीक है। तो अब बोले 0.21% किस में होगा, तो मीडियम में तो आपका 0.3 से 0.8 है, लेकिन लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील मतलब सेम ही होते हैं लगभग 0.5 से 0, तो इसे हम बोलेंगे इसमें माइल्ड स्टील के केस में होगा ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, माइल्ड स्टील इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। A cooling system is essentially required in internal combustion engine to, बताइए, कीप द इंजन वेरी हॉट और वेरी कूल्ड, भाई कूलिंग क्यों चाहिए हमें, आईसी इंजन में हमें हमें कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए।
कीप द इंजन वेरी हॉट और वेरी कूल, हमें गर्म करना और वेरी कूल बिल्कुल नहीं, गर्म क्यों करेंगे हम अपने इंजन को। रिमूव हीट एज ए फास्टर रेट व्हेन द इंजन इज कूल, ये ठीक हो सकता है। रिमूव हीट एट ए फास्टर रेट व्हेन इंजन इज हॉट, ये ठीक हो सकता है। रिमूव आउट 70% ऑफ द हीट जनरेटेड इन द कंबशन जब, ये क्यों करेंगे हम, ये भी नहीं करेंगे भाई, इन दोनों में से होगा। अब बोला रिमूव हीट एट ए फास्टर रेट व्हेन द इंजन इज कूल, जब हमारा कूल इंजन होगा तो हम हीट कैसे निकाल पाएंगे, नहीं। लेकिन जब हम रिमूव हीट एट ए फास्टर रेट व्हेन इंजन इज हॉट, जब हमारा गर्म इंजन होगा तब हम चाहते हैं कि भाई हमारा इंजन जल्दी ठंडा हो जाए और एफिशिएंसी बढ़े, अच्छे से काम करे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रीक्वेंट पैटर्न मेकिंग प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग। देखो इन्वेस्टमेंट में पैटर्न है जिसमें हम वैक्स का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये बहुत कॉस्टली होता है। मैच प्लेट पैटर्न है, एक आपका स्वीप पैटर्न है, ये भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेल्डिंग एक पैटर्न नहीं होता, तो वेल्डिंग क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नॉट पूछा है ना, तो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। द लोकेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी for a sphere of radius r from the geometrical center at a distance of, तो देखो एक स्पेयर है, ठीक है, बेसिकली हमसे बोला एक स्पेयर है रेडियस आर का, ठीक है। अब भाई ये 3D इमेज है, इसको कैसे बनाऊं मैं, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, ये 3D में स्पेयर है एक तरह से ये, ठीक है। तो इसका क्या है, रेडियस आर है, हमसे बोल रहा है द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर फ्रॉम द जियोमेट्रिकल सेंटर एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी भी यहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, और आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी यहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो जब हम इसको अगर 2D में करें, 3D है, ये 2D है, तो 2D में कैसे दिखेगा, आपका ये सर्कल की तरह दिखता है बेसिकली इस पे, ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ये भी यहीं मिडल में होता है। तो हमसे पूरा है इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कुछ नहीं होगा भाई, जीरो होगा, सेम ही होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेथ टर्निंग ऑपरेशन, सोइंग, फेसिंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग, तो कौन सा नहीं है बताओ हमारा। भाई देखो थ्रेडिंग में थ्रेड कटिंग करते हैं हम, कटिंग, ये भी अपना लेथ पे होता है। ग्रूविंग, ग्रूव्स बनाना, ये भी हो जाता है। फेसिंग, रिड्यूसिंग लेंथ, ये भी होता है। लेकिन सोइंग, सोइंग क्या होता है अपना, काटना, ये नहीं होता लेथ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ प्रेशर, बताओ। सेंटर ऑफ प्रेशर may lie at any location is irrespective of the center of the gravity of the vertical immersed surface. Center of pressure coincide with the center of gravity of the vertical immersed surface. Center of pressure is lies below the center of the gravity of the vertical immersed surface. Center of the pressure lies above the center, बताइए। देखो बेसिकली क्या है, अगर हम जब हम सेंटर प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, ये क्या होती है, अपनी रेफरेंस लाइन होती है, ये वर्टिकल बॉडी होती है, ठीक है। जब हमारा सेंटर ऑफ, ये क्या होता है यहाँ पे, ये इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो सेंटर वाला प्रेशर होता है हमारा, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, नीचे होता है। तो ये क्या होगा, हमारा हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारा नीचे होगा। सेंटर ऑफ द सरफेस लाइज बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वर्टिकल एमएस सरफेस, ठीक है, हमेशा, सारे अगर कोई मतलब शेप कोई सी भी हो, ऑलवेज होगा यही, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। What is the coefficient of the performance COP of a vapor compression refrigeration system if the enthalpies at the start of the compression at the
एंड ऑफ द कंप्रेशन एंड एट ऑफ द कंडेंसेशन इतना। देखो भाई, सबसे सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें। तो क्या होता है H1 माइनस H4 ओवर H2 माइनस H1। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नहीं पे पता है तो आप निकाल सकते हो ना। देखो, अगर आपको साइकिल पता है, देखो यहाँ कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ एवेपोरेटर है, यहाँ क्या एक्सपेंशन वाल्व है, और यहाँ क्या है आपका कंडेंसेशन है। ठीक है, तो यही होता है आपका वीसीआरसी। ठीक है, कौन सी होती है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये क्या चलती है अपनी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो अगर आपको साइकिल भी याद है तो आप इस क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ से जा रहा है ये इस तरीके से, ये क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ाता है और प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करता है? टेम्परेचर को घटाता है और प्रेशर को घटाता है। अब यहाँ से हमारा वेपर जा रहा होता है। ठीक है, अब बेसिकली उन्होंने दिया है इंथैल्पीज एट द, ये वाला फर्स्ट पॉइंट होता है अपना, सेकंड पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है और 4 पॉइंट होता है। ठीक है, अब उसमें दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। पहले दिया है एंड ऑफ द कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब H2 दिया हुआ है 195। ठीक, सॉरी, इफ द एंथैल्पी एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन, स्टार्ट का दिया हुआ है ना ये। ठीक है, स्टार्ट पे कितना दिया हुआ है? 195। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, H2 दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 220। और एट द एंड ऑफ द कंडेंसेशन मतलब H3 दिया हुआ है यहाँ पे अपना 95। सिंपल, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सीओपी कैसे निकल जाएगा यहाँ से? H1 कितना है अपना? 195। H4 कितना है आपका? H4 और H3 इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक्सपेंशन थ्रोटलिंग वाल्व है, तो इसमें क्या होता है? H3 इजिकल टू H4 होते हैं। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो कितना है? 95। H2 कितना है अपना? 220। और आपका कितना H1 कितना होगा यहाँ पे? 195। बस इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू देखो कितना सिंपल आता है फॉर्मूला वैसे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप रेलवे जेई का। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? 25 आएगा। 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन ऑक्सीफ्यूल वेल्डिंग? अब बताओ ऑक्सीफ्यूल वेल्डिंग में कौन सी होती है भाई? एक होती है आपकी O2, C2, H2, यही होती है। इसके क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीजन, और इसे बोलते हैं अपना एसिटिलीन। तो ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग में कौन सी होती है? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस का यूज होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो जब अपने वेल्डिंग पढ़ोगे, एक तो न्यूट्रल फिल्म की भी पूछ लेता है। न्यूट्रल फिल्म कब होती है हमारी? जब हमारा दोनों की रेशियो सेम हो जाए। कितना हो जाए? 1:1। और किसी की केस में 1:1.1 भी मान लेते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फिल्म। ठीक है, इसमें क्या हो जाए? ऑक्सीजन की मात्रा C2H2 से ज्यादा हो जाए, मतलब कहने का मतलब 1.5:1 हो जाए। तीसरा होता है आपका कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा आपके एसिटिलीन से कम हो जाए, तो इसमें क्या होगा? 0.9 से 1। ठीक है, ये केस भी पूछ लेता है, इसका टेम्परेचर भी पूछ लेता है कि भाई न्यूट्रल फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कितने कितने में होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम अगर कोई पूछे तो 2900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग आपका 3300 डिग्री, और कार्बेजिंग आपका 3100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि न्यूट्रल फ्लेम से हम कौन कौन सी किस किस मटेरियल की वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रास और ये सब आप देख के जाना सही से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। वेरिएशन ऑफ पावर इनपुट विद स्पीड एट कांस्टेंट डिस्चार्ज इन केस ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है, तो मैं इसमें लिखवा देता हूं तुम्हें अच्छे से। एक होता है हमारा डिस्चार्ज, मतलब क्यों। एक होता है अपना हेड। ठीक है,
और एक होता है अपना पावर। ये तीन चीज होती है भाई जनरली। देखो भाई, क्यू क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बना लो एरो की जगह से, तो ये सही रहेगा। ठीक है, क्यू किससे प्रोपोर्शनल होता है, एन डी क्यूब से। एच होता है आपका एन स्क्वायर डी स्क्वायर से। और आपका पावर क्या हो जाएगा, एन क्यू और डी की पावर 5। ठीक है, इस तरह से आपसे होता है। तो हमसे पूछ रहा है वेरिएशन ऑफ द पावर, पावर इनपुट विद स्पीड एट ए कांस्टेंट डिस्चार्ज इन केस ऑफ ए सेंट्रीफ्यूल पंप। हमसे पूछ रहा है पावर इनपुट, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ द कांस्टेंट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट दे दिया, तो स्पीड से पूछ रहा है, स्पीड से क्या होता है, क्यूबिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन 3 क्यूबिक होगा। यही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन भाई। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133। द फ्लूइड that becomes less viscous at its shear harden is called। तो बताओ, लेस विस्कस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं भाई, लाइट डाइलेटेंट होता है जिसमें हमारा म्यू क्या होता है, हमारा बढ़ रहा होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सूडोप्लास्टिक होता है जिसमें हमारा कम हो रहा होता है। और आपका थियोप्लास्टिक क्या होता है, इसमें भी हमारा कम होता है। लेकिन शेयर हार्डन कौन सा होता है आपका, सूडोप्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सूडोप्लास्टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4। अब क्वेश्चन आ गया, द फ्लाई व्हील ऑफ ए स्टीम इंजन हैज ए रेडियस ऑफ गायरेशन 1 मीटर एंड द मास ऑफ 3000 kg। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंजन इज 300 न्यूटन मीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सच ए फ्लाई व्हील आफ्टर 10 सेकंड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करो जल्दी। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, पहले दिया हुआ है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। मास दिया हुआ है हमें 3000 kg। बेसिकली हमें हमें पता है क्या होता है आपका, एम के स्क्वायर इजल टू आई। ठीक है, तो हमें पता है आई हमारा यहाँ से निकल सकता है, तो आई को हम निकाल लेंगे। मास कितना है, 3000 kg। के कितना है आपका, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 3000 kg मीटर स्क्वायर। तो हमारे क्या निकल निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सच ए फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील काइनेटिक एनर्जी हम जब रोटेशन की लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमें आई तो पता है, मतलब बेसिकली हमें ओमेगा निकालना है। ठीक है, ओमेगा निकालने के हमें एन दिया हुआ है, तो अगर हम ओमेगा निकालें तो हमें एक फॉर्मूला पता है, टॉर्क आई अल्फा होता है, ये पता है हमें। तो टॉर्क कितना है हमें यहाँ पे, 3000 न्यूटन मीटर। आई कितना हमारा, 3000 kg मीटर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, ये कटेगा इधर से पूरा, तो कितना आ जाएगा, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और बेसिकली हमारा अल्फा भी आ गया। ठीक है, अब सिंपल इक्वेशन लगा देते हैं हम, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इजिकल टू अल्फा टी। ठीक है, अब ओमेगा क्या है हमारा फाइनल है, ओमेगा नॉट हमारा इनिशियल। तो हमें क्या दिया हुआ है, आफ्टर टेंसिंग द मास ऑफ द स्टार्टिंग इतना, द एनर्जी ऑफ द आफ्टर रेस्ट पोजीशन। तो ओमेगा नॉट तो कितना हो जाएगा हमारा भाई, रेस्ट पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो यहाँ से ओमेगा निकल के आएगा अपना, अल्फा कितना है 1 इंटू टाइम कितना है अपना 10 सेकेंड। तो यहाँ से निकल जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब सिंपल इसमें पुट कर देना है, तो पुट कर दो, हाफ आई की वैल्यू हमें पता है 3000, और इसकी कितनी है 10 इंटू 10। बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका जल्दी भाई, 2 से ही कट गया 5 बार में। तो अब मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, कितना आएगा तो अच्छे से भाई, 3 5 जा 15, 15 इंटू कितनी, 1 2 3 4, 10 की पावर 4
इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम किलो न्यूटन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन 3 हो जाना चाहिए करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, कोई ज्यादा नहीं था, सिंपल, हमें बस सिंपल इक्वेशन लगानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। कॉलम बी में आपका द गैस सील्ड विद द सिलेंडर ऑफ ए स्पार्क इग्निशन इंजन, लिक्विड नाइट्रोजन इन ए सील्ड एंड इंसुलेटेड कंटेनर, अ कार रेडिएटर। इसको मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है, जल्दी फटाफट, कौन सा होगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों जा सकती है। क्लोज में क्या होता है, सिर्फ मास नहीं जाता, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, आइसोलेटरी सिस्टम में मास भी नहीं होता और एनर्जी भी नहीं होता। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ आप, ठीक है, करके। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जीरोथ लॉ के बारे में बात कर रहा है, तो किसके ऊपर होता है, इंथैल्पी नहीं, टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी। तो किसके बेसिस पे होता है, मतलब किसके लिए होता है, टेम्परेचर के लिए, जीरोथ लॉ। तो ये बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स का, क्या बोलता है, टेम्परेचर के लिए। इज करेक्ट। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 137 की। The conventional depth of a cut considered in the parting operation using a lathe is 3 mm to 10 mm, 15 mm, 20 to 25 mm, 12 से 16 mm, 1 से 2 mm। तो बताइए कितना होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 mm से 10 mm। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। For the laminar flow through circular pipes, shear stress distribution across a section is, बताइए, पैराबोलिक होगा, क्यूबिक होगा, लॉगरिथमिक होगा या लीनियर होगा, टाउ का। तो जब हम पाइप के थ्रू बनाते हैं, सीधी लाइन ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। अरे यार, अभी सीधी लाइन नहीं बनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम लेते हैं तो इस तरीके से प्रोफाइल बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है आपका, टाउ इजिकल टू रहता है 0, और यहाँ रहता है जब टाउल वॉल पे हो जाता है अपना टाउल मैक्स। ठीक है, ये होता है। और एक होता है आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, ये बनता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे होता है यू मैक्स। तो इस तरह से होता है। अब हमसे पूछ रहा है सीरियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ए सेक्शन। अब बताओ इसमें क्या होता है, लीनियर लाइन नहीं दिख रही आपको, तो लीनियर लाइन दिख रही है आपको इस तरीके से, है ना, ये लीनियर लाइन। तो ये क्या होता है, लीनियर लीनियर होता है इसमें। ठीक है, अगर हमसे वही पूछता वेलोसिटी का, ठीक है, सीयर का पूछ रहा है टाउ का, अगर हमसे पूछता वेलोसिटी का तो हम तो बोलते हैं इसको पैराबोलिक। ये कौन सी होती है, पैराबोलिक, और ये कौन सी है, लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। A cycle heat engine takes 40 kilojoule of heat from a 100 degree Celsius temperature reservoir. If it gives 40 kilojoule of work, then which of the following statement is correct? ये देखो, एक हीट इंजन है जो कि 40 किलो जूल ले रहा है हीट, ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर रिजर्वायर से, और ये क्या कर रहा है, 40 के किलो जूल का वर्क दे रहा है। तो वही हमारे जो हम सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा हमने बीच में करा था, एक टी एच है, ये इंजन है, और ये क्या दे रहा है हमारा वर्क। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले रहा है हमारा, ये क्यू एच ले रहा है यहाँ से। ठीक है, क्यू एच ले रहा है यहाँ से। अब टी एच कितना है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये क्यू एच कितना ले रहा है वहाँ से, 40 किलो जूल का वर्क ले रहा है, ओ सॉरी, हीट ले रहा है, और क्या कर रहा है, वर्क दे रहा है हमारा कितना, 40 किलो जूल का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि कोई इसमें नीचे, भाई जो सिंक टेम्परेचर होता है वहां पे कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है, नो लॉस का केस दिखा रहा है। तो ये किसको वॉल्यूएट कर रहा था, हमने बताया था परसेप्शुअल मोशन मशीन सेकंड को
वोलेट मतलब ये है, इसको केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वोलेट करता है, केल्विन प्लांक, है ना। तो इसका मतलब यही है भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि भाई पूरी हीट चली जाए यहाँ पे और वर्क डन में हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या बोलेंगे हम, द इंजन वॉयलेट्स द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, द इंजन वॉयलेट्स द क्लोसियस स्टेटमेंट, द इंजन वॉयलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द इंजन वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ एज वेल द, नहीं, क्या बोल रहा है, इंजन वॉयलेट्स द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला लॉ को क्यों नहीं कर रहा है, इसने बोला है द इंजन वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो पहला लॉ क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो रही है ना, 40 किलो जूल आ रहा है यहाँ पे, 40 किलो जूल जा रहा है, ठीक है। तो भाई कंजर्वेशन तो हो रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हेन द फ्लूइड प्रेशर इज मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, द मेजर्ड प्रेशर इज नोन एज। तो देखो क्या बोल रहा है, एक हमारी होती है रेफरेंस लाइन, ये तो हर पेपर में आता ही है, ठीक है, सिंपल, अगर तुमसे फॉर्मूला पूछ लेगा या कुछ पूछ लेगा, जब हम इससे ऊपर नापते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ आती है आपकी पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है, और उससे नाप ऊपर नापते हैं तो हमारा आता है पी गॉज, ठीक है। और अगर इसी के सम को हम बोलें, टोटल करें इसी को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे हम पी एप्सिल्यूट। तो क्या होता है, पी एप्सिल्यूट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, यहाँ से पी एटीएम प्लस पी गॉज, ठीक है। और नेगेटिव एक होता है इसमें, अगर इससे हम नीचे नापेंगे तो इसको बोलते हैं पी वैक्यूम, ठीक है। और नेगेटिव पी गॉज को ही हम क्या बोलते हैं, पी वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें बोल रहा है द फ्लूइड प्रेशर इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेयर, the fluid pressure is measured above the absolute zero pressure, the major pressure is known as the absolute zero pressure को ऊपर जो नाप रहे हैं हम, वो कौन सा प्रेशर होगा हमारा, होना चाहिए हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। अ कार्नोट साइकिल रन्स बिटवीन एडियाबेटिक एंड, कितना बताओ भाई, कार्नोट साइकिल है इस तरीके से, पी और वी, ये किस किस के किसके बीच में होती है, इस तरीके से होती है, यहाँ सॉरी, 1 2 3 4, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, 2 तो होते हैं आपके आइडियोबेटिक और 2 होते हैं आपके आइसोथर्मल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएंगे और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2, 2 के साथ, देख लो, ठीक है। अब मैं देखो, मैं इतनी मेहनत से इतनी अच्छी अच्छी पीपीटी और इतने अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज लाने के लिए जिसमें मैं डेली हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। तो सोच लो अगर एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं तो कितने 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं ये भी लाने की सोच रहा हूँ कि मैं डेली कराऊँ, जिससे आपका और अच्छे क्वेश्चन हो। देखो रेलवे जेई का मतलब है कि इसमें आपको क्वालिफाई करना है, तो आप जितना पढ़ सको उसका ठीक है, उसका रिवाइज करते रहिए और उसका क्वेश्चन करते रहिए, और क्वेश्चन करोगे तभी आपको आइडिया लगता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं या ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेलवे क्या है कि कहीं से भी कुछ भी आपको पूछ सकता है, कोई भी डाटा, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन कर लोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। Which of the following is used to increase the temperature of a steam above its saturation temperature? तो एयर प्री हीटर, स्टीम ड्रायर, इकोनोमाइजर या सुपर हीटर। देखो सुपर हीटर क्या करता है आपका, स्टीम को
लेके जाता है अबव सैचुरेशन टेम्परेचर। एयर प्रीहीटर क्या करता है आपका, हीट द एयर, ठीक है। स्टीम ड्रायर क्या करता है, सुखाने का काम करता है, ड्राई द स्टीम। और द स्टीम क्या करता है आपका, सुपर हीट स्टीम बना देता है, ठीक है। इकोनोमाइजर क्या करता है आपका, हीट द और प्री हीट द फीड वाटर, ठीक है। तो आपको पता ही चलेगा, ऑप्शन वन हो जाएगा सुपर हीटर, जो कि आपका जो हमारी स्टीम रहती है ना, उसको पूरा एकदम सैचुरेटेड टेम्परेचर और ऊपर लगा के सुपर हीटेड बना देता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कर देता है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। The casting process that employs a wax pattern coated with a ceramic cell to make the mold। अब देखो वैक्स मैंने पहले भी लिखवाया था, वैक्स से आपको समझ गए होगे, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 144 in the process of brazing the filler material is drawn into the joint by the means of low viscosity, high diffusion, capillary action, surface tension। तो इसमें क्या होता है, जब हम ब्रेजिंग करते हैं वेल्डिंग में, तो किसके मेथड से होता है आपका, कैपिलरी एक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। और भी मैंने भी देखा था, एक डीडीजी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। इफ द पावर आउटपुट ऑफ ए हाइड्रोलिक टर्बाइन इज 100 किलोवाट, ठीक है, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इज 50%, तो एन ओवरऑल कितना दिया हुआ है, 50%, ठीक है। देन व्हाट विल द पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है भाई, इनपुट और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है बेसिकली, तो हम कितना दे रहे हैं इसमें, पावर आउटपुट हमें पूछ रहा है कि भाई 100 किलोवाट आ रही है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इनपुट कितना आएगा, पी इनपुट बता दो, और हमें एफिशिएंसी दी है 50%, मतलब हाफ दिया हुआ है, तो यहाँ से पी इनपुट नहीं निकाल पाओगे, इसमें तो कुछ सॉल्व करने का था भी नहीं। पी इनपुट हो जाएगा सिंपल, 2 × 100 किलोवाट, कितना हो जाएगा, 200 किलोवाट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो 200 किलोवाट इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 146। द कैपलन टरबाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो मैंने पहले ही लिखवा चुका हूँ, ठीक है इसमें, लेकिन हमने वहां पे वो नहीं लिखा था, तो इसका लिख लेते हैं यहाँ पे, पेल्टन फ्रांसिस और कैपलन, ठीक है। हेड, सॉरी हेड मत लिखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखो फ्लो टाइप, फ्लो टाइप, यहाँ लिखो हेड, यहाँ लिखो डिस्चार्ज। देखो ये तीन का जो है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम तुम्हारा इम्पल्स, टेंजेंशियल, ठीक है, हाई हेड, लो डिस्चार्ज। इसको बोलते हैं हम फ्रेंच, इसको आपका मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्लो बोलते हैं, ठीक है। कौन सी है ये, रिएक्शन टरबाइन है। इसका क्या होता है आपका मीडियम, और ये भी आपका मीडियम। इसको क्या बोलते हैं हम अपना, एक्सियल फ्लो, और ये भी क्या होती है आपकी, रिएक्शन टाइप ही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेड आपका लो, डिस्चार्ज क्या रहता है आपका हाई। तो अब बता दो, इज एन एग्जांपल ऑफ द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, नहीं। रेडियल फ्लो टरबाइन, नहीं। मिक्स फ्लो टरबाइन, नहीं। एक्सेल फ्लो टरबाइन, तो कौन सी होती है कपलाइन आपकी, एक्सेल फ्लो टरबाइन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, बताइए।
तो वाटर होता है आपका, न्यूट्रन फ्लूइड होता है, केरोसिन भी होता है और एयर भी होता है। प्रिंटर इंक नहीं होती है आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 देखते हैं। Enthalpy of a system is in an open flow is given by H is equal to U plus PV, where PV is, देखो H is equal to U plus PV, ये बताना हमें PV को क्या बोलते हैं। देखो H तो होता है यहाँ पे इंथैल्पी, सबको पता होगा। U क्या होता है आपका, इंटरनल एनर्जी। अब इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2, फ्लो वर्क इज करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं 149। The maximum frictional force that comes in play when a body just begins to slide over the surface of another body is called। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब आता है ये हमारा, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150। Which of the following statements are correct regarding the characteristics of entropy? It increases when heat is supplied is irrespective of the fact whether the temperature changes or not। देखो ये चार स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताना आप कमेंट में। ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, और नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आज की डे 3 में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने जो भी मैंने क्वेश्चन दिए उनको आप कमेंट में करिए और लाइक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे 4 में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, RRB JEE, ठीक है। मिलके करते हैं। ओके बाय।